कालाहारी बेसिन साउथ अफ्रीका के सबसे आकर्षक इलाकों में से एक है। लाखों साल के कटाव से तराशे गए इन ऊंचे और सूखे पत्थरों पर करीब 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला जंगली इलाका है, जहां पानी की सख्त कमी है, जो लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला प्यासा जंगल है। इसी बड़े इलाके के अंदर है कालाहारी ट्रांस फ्रंटियर पार्क। ये साउथ अफ्रीका और वेस्ट बोत्सवाना की सरहद पर है और 36,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। यहां जिंदगी मुश्किल है। यहां सूखे का मौसम कई महीनों तक चलता है और अनिश्चित छिटपुट बारिश होती है। पूरे साल में सिर्फ 150 मिलीमीटर तक बारिश होती है। बारिश का पानी तेजी से गायब हो जाता है, रेत में समाकर या तपती धूप में भाप बनकर। लेकिन दो जिंदगी की अनोखी नसें इस पार्क के अंदर रास्ता बनाते हुए घूमती हैं। पुराने सूखे नदी के रास्ते जो जमीन के नीचे धरती का सबसे कीमती खजाना समेटे हुए हैं। इन्हीं जगहों पर कैमल थॉर्न के पेड़ ऊंचे उगते हैं, जिनकी लंबी जड़ें इस छुपे हुए पानी तक पहुंचती हैं। इनकी शाखाएं जानवरों को छांव देती हैं और इनके बीज रेगिस्तान के कई बाशिंदों के लिए खाने का जरिया। इनके आसपास छोटी घास और जड़ी बूटियां पोषक मिट्टी का फायदा उठाती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कालाहारी के सख्त जानवरों को यहां जिंदा रहने के लिए खुद को ढालना पड़ा है। शानदार बस्तियां बनाने वाली चींटियां हों या घास चरने वाले शिकारी जानवरों के विशाल झुंड, शिकारी अपना पेट भरने के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं। अफ्रीका के सबसे आइकॉनिक जानवरों से लेकर छोटे और शर्मीले जीवों तक जमीन पर और आसमान से शिकार करते हुए ये एक ऐसी फूड चेन को पूरा करते हैं जिसमें हर एक कड़ी दूसरों की मजबूती पर टिकी है। पार्क में सर्दियों का मौसम आधा बीत चुका है। इस वक्त यहां सबसे ज्यादा सूखा मौसम रहता है। अच्छे पौधों की खुराक मिलना बहुत मुश्किल होता है। शाकाहारी जानवर सूखी नदी के तल पर इकट्ठा होते हैं, जहां जमीन के नीचे का पानी अब भी सख्त पौधों को जिंदा रखता है। लेकिन भीड़ खतरे को दावत भी देती है। अफ्रीका के सबसे ताकतवर शिकारी यहीं रहते हैं और इनमें से सबसे खतरनाक होते हैं शेर। शेरनियां, ये दोनों बहनें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में हैं। ये बचपन से साथ रही हैं और सूखे मौसम का ज्यादातर हिस्सा इसी नदी किनारे बिताती हैं, क्योंकि यहां शिकार के ज्यादा मौके हैं। इनका झुंड 2 नर शेरों की जोड़ी से चलता है। एक जवान शेर जिसकी गर्दन पर बाल अब बढ़ने लगे हैं और दूसरा उसका भारी भरकम साथी। उसका वजन लगभग 200 किलो है और वो अपने से 4 गुना बड़े शिकार को भी गिरा सकता है। जब जानवर नदी के इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं तो शेरों के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह बन जाती है। लेकिन नदी के बाहर शिकार की तादाद कम है,
इसलिए इनका इलाका 2800 वर्ग किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। शेर कालाहारी की फूड चेन में सबसे ऊपर है। ये ज्यादातर अंधेरे में शिकार करते हैं और दिन का गर्म हिस्सा सोकर बिताते हैं। लेकिन ये इस पार्क के अकेले शिकारी नहीं हैं। कालाहारी के एक और मशहूर शिकारी बिल्लियों के परिवार के लिए दिन का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। नौसौब नदी के किनारे एक चीता परिवार अब जागने वाला है। ये दिन में शिकार करने वाली कुछ गिनी चुनी बिल्लियों की प्रजातियों में से एक हैं और रात छिपकर बिताते हैं, शेरों जैसे खतरनाक कंपेटिटर्स से बचने के लिए। चीते के बच्चे कई तरह के शिकारियों के लिए आसान निशाना होते हैं और कुछ इलाकों में आधे से भी कम बच्चे 3 महीने से ज्यादा जिंदा रह पाते हैं। लेकिन इस मां ने कमाल का काम किया है, अपने चारों बच्चों को आजादी के करीब पहुंचा दिया है। जब ये लगभग 18 महीने के हो जाते हैं तब ये मां से अलग हो जाते हैं। इसलिए इन्हें शिकार सीखने के हर मौके का फायदा उठाना चाहिए। 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ने वाले ये धरती के सबसे तेज जानवर हैं। दूसरी बिल्लियों के उलट इनके पंजे हमेशा खुले रहते हैं, जो ढीली रेत पर भी स्पाइक वाले जूतों जैसी पकड़ बनाते हैं। और भले ही ये सबसे डरावने शिकारी न हो, लेकिन कालाहारी के सबसे असरदार शिकारियों में जरूर हैं। ये हर 7 में से 2 बार शिकार करने में कामयाब रहते हैं, जो इस इलाके के शेरों के मुकाबले लगभग दुगना सक्सेस रेट है। यहां नदी के किनारे इनका पसंदीदा शिकार है नाजुक स्प्रिंगबॉक। कालाहारी के लगभग 70% स्प्रिंगबॉक चीतों का शिकार बन जाते हैं, लेकिन एक मीडियम साइज का हिरण भी 5 भूखे चीतों के लिए ज्यादा नहीं होता। आज का सबक बड़े शिकार पर होगा। चीते अब ज्यादा भारी खुराक की तलाश में निकलते हैं। तो आज के लिए ये स्प्रिंगबॉक चैन से चर सकते हैं। तीन रंगों वाली खाल के साथ स्प्रिंगबॉक अफ्रीका के सबसे खूबसूरत हिरणों में से एक है। लेकिन इसकी खाल यहां जिंदा रहने के लिए भी बहुत अहम है। कालाहारी में गर्मियों के दिन अक्सर 40 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं और सर्दियों के ठंडे मौसम में भी तापमान 30 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। इस गर्मी से निपटने के लिए स्प्रिंगबॉक अपनी सफेद पूंछ को सूरज की तरफ घुमा लेते हैं, जिससे सूरज की 95% रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन इस धूप में तपी हुई रेत की दुनिया में जमीन खुद एक आईना बनकर नीचे से गर्मी वापस फेंकती है। स्प्रिंगबॉक के सफेद पेट इन रोशनी की किरणों को लौटा देते हैं, जिससे वो ज्यादा गर्म नहीं होते। यही वजह है कि स्प्रिंगबॉक्स खुले इलाकों में ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जबकि दूसरे जानवर छांव की तलाश में छिप जाते हैं। छांव के लिए कालाहारी के जानवर ज्यादातर उस पेड़ पर निर्भर रहते हैं जो इस इलाके की सबसे अहम और अनोखी प्रजातियों में से एक है, कैमल थॉर्न ट्री। ये पेड़ 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं और कालाहारी की नदी किनारों पर बड़ी तादाद में उगते हैं।
लेकिन पार्क की ये नदियां कभी कभार ही बहती हैं। सतह पर पानी तो यहां करीब 11 साल में एक आध बार ही दिखता है। असल में नमी का जो जरिया है वो जमीन के काफी नीचे होता है और कैमल थॉर्न की जड़ें सीधे नीचे जाकर उस नमी को पकड़ती हैं, कई बार सतह से 60 मीटर नीचे तक। इसी नमी से ये पेड़ ऊंचे और मजबूत बनते हैं और फिर कालाहारी में जिंदगी को सहारा देने वाले कई काम करते हैं। मचान के रूप में उनकी भूमिका से ज्यादा अहम कुछ नहीं है। दूर से देखने पर लकड़ियों का ये ढेर बेजान लग सकता है, लेकिन नजदीक से देखने पर जिंदगी से भरा मिलता है। यहां बसती है कुछ शानदार आर्किटेक्ट्स की कॉलोनी, सोशिएबल वीवर्स की। ये परिंदे 14 सेंटीमीटर ऊंचे और सिर्फ 27 ग्राम वजन के होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर घर बनाते हैं तो इनके घोंसले कैमल थॉर्न की शाखों पर 7 मीटर तक फैल सकते हैं और इनका वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है। नर और मादा दोनों मिलकर इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जिनमें 300 जोड़े तक रह सकते हैं। दिन के समय ये घोंसला किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा नजर आता है। यहां आना जाना लगा रहता है, हर तरफ अराइवल्स, डिपार्चर्स और सैकड़ों उड़ानें होती हैं। पर इन सब के बावजूद ये एक दूसरे से टकराती नहीं। ज्यादातर वीवर्स अपनी पूरी जिंदगी इसी घोंसले में बिताते हैं और पार्क के सख्त मौसम वाले हालात में जिंदा रहने के लिए ये घोंसला बेहद जरूरी है। इसकी मोटी दीवारों से अंदर जबरदस्त इंसुलेशन मिलता है, यहां तक कि सबसे गर्म दिनों में भी अंदर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। और सर्दियों की जमी हुई रातों में इन परिंदों की आपसी गर्मी मिलकर अंदर के तापमान को 23 डिग्री तक बढ़ा सकती है। कालाहारी के कुछ कैमल थॉर्न पेड़ 250 साल पुराने हैं। ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा वक्त से सोशिएबल वीवर्स के घोंसलों को लगातार सहारा दे रहे हैं, यानी लगभग 30 पीढ़ियों से। ये पेड़ उन नदी किनारों पर फलते फूलते हैं जहां पोषक तत्व इकट्ठा हो जाते हैं, जो कभी कभार होने वाली बारिश की वजह से आसपास की टीलों की रेत से रिसकर जमा होते हैं। लेकिन पार्क में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां कुछ भी नहीं उगता। कालाहारी में कई चौड़े सूखे बंजर गड्ढे बिखरे हुए हैं, जिन्हें पैंस कहा जाता है। ये सब बहुत पहले सूख चुकी नदियों की आखिरी निशानी है। जब कभी कालाहारी की बेमौसम बारिश होती है तो पानी सख्त मिट्टी पर इकट्ठा होता है, लेकिन तेज धूप में जल्दी ही सूख भी जाता है। पीछे रह जाते हैं मिनरल्स और नमक, और वक्त के साथ इनकी मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पौधे उग ही नहीं सकते। लेकिन इन शुतुरमुर्ग जैसे रेगिस्तान के एक्सपर्ट्स की जोड़ी के लिए कोई भी इलाका डरावना नहीं होता। ये दुनिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये 2 मीटर ऊंचे होते हैं और इनका वजन 100 किलो तक होता है। ये उड़ नहीं सकते, लेकिन इसकी भरपाई ये अपनी दौड़ से करते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो शेर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कालाहारी की गर्मी में भी जिंदा रह पाने की काबिलियत।
इन्हें पानी की जरूरत बहुत कम होती है। जरूरी नमी ये ज्यादातर अपने पौधों वाले खानपान से ही ले लेते हैं। इनके लिए आराम का वक्त बहुत कम होता है। ये अपने दिन का 60% से ज्यादा हिस्सा खाने की तलाश में घूमते हुए बिताते हैं। हालांकि पैन के बीच में कुछ नहीं उगता, फिर भी जानवर इन खुले वीरान इलाकों में आते हैं। ये जानवर इन गड्ढों के पास जमा होते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी खाते हैं, जिससे खाने में मिनरल्स की भरपाई हो सके, जिसकी कमी साल के इस मुश्किल वक्त में होती ही है। कालाहारी की सूखी जमीन ही मिनरल्स का अकेला जरिया नहीं है। ये मादा हेम्प्सबॉक प्रेग्नेंट है। सूखी सर्दियों में इसके खाने में जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है और जब ये बच्चे को दूध पिलाएगी तब ये कमी और ज्यादा अहम बन जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए ये एक हैरान करने वाले जरिए की तरफ जाती है। एक बड़े शाकाहारी जानवर की पसली का हिस्सा, शायद कोई विल्डबीस्ट या फिर शायद कोई दूसरा हेम्प्सबॉक। ये दूसरे जानवरों की हड्डियों को चबाती है ताकि कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स ले सके। ये कुदरत की उस समझदारी की मिसाल है जो ऐसे जानवरों को बेहद मुश्किल इलाकों में भी जिंदा रहने लायक बनाती है। ये रेगिस्तान में रहने वाली सभी प्रजातियों में शायद सबसे ज्यादा माहौल के मुताबिक ढले हुए और आइकॉनिक जानवरों में से एक हैं। कंधे तक इनकी ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर होती है और वजन करीब 240 किलो तक। ये शानदार हिरण अपने सींगों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी लंबाई औसतन 1 मीटर से ज्यादा होती है, नीचे से मोटे और ऊपर से बेहद नुकीले। अगर कम उम्र में चोट लग जाए तो सींग का आकार बिगड़ सकता है और ये बिगड़ा हुआ आकार किसी प्रेग्नेंट मादा के लिए शिकारियों से बचाव में मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब तक तो इसे इस विकार से कोई दिक्कत नहीं हुई है और ये झुंड की एक सक्रिय सदस्य के तौर पर जिंदगी जी रही है। लेकिन नरों के लिए हालात अलग होते हैं। हेम्प्सबॉक उन कुछ हिरणों में से हैं जिनमें नर के सींग मादा के मुकाबले छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादा मोटे और मजबूत होते हैं। ये उन्हें अपना दबदबा जमाने और जोड़ी बनाने की लड़ाई में बेहतर बनाते हैं। जब दो नर आमने सामने आ जाएं और कोई हार न माने तो सिर्फ एक तीसरा नर ही उनके बीच आ सकता है। इन नरों की गर्दन की खाल 6 मिलीमीटर तक मोटी होती है ताकि इन झड़पों के दौरान उन्हें सुरक्षा मिल सके। हेम्प्सबॉक जैसे जानवर कालाहारी के सूखे इलाके में अपनी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने की काबिलियत के दम पर जिंदा रह पाते हैं। ये अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिना पानी पिए बिता सकते हैं और जरूरी नमी अपने खाने से ही निकाल लेते हैं। ये मुमकिन करने के लिए इनके शरीर में पानी बचाने का एक खास तरीका होता है।
ज्यादातर जानवर ठंडे होने के लिए हाँफते हैं या पसीना बहाते हैं, लेकिन इन तरीकों से पानी भी बहुत बर्बाद होता है। हेम्सबॉक इसके बजाय अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेते हैं, जो आमतौर पर 35.7 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये उसे 45 डिग्री तक जाने देते हैं। ये गर्म शरीर झेल सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग ज्यादा गर्म हो जाए तो जानलेवा हो सकता है। इससे बचने के लिए हेम्सबॉक की ठंडी और नम नाक में खून की बारीक नलियों का जाल होता है। ये खून को ठंडा करता है और जानवर के सिर को तब सुरक्षित तापमान पर रखता है जब शरीर का तापमान बहुत ऊपर होता है। फिर ये जानवर रात की ठंडी हवा में अपनी शरीर की गर्मी निकाल देते हैं, और यही वो वक्त होता है जब ये सबसे ज्यादा चरते हैं। रात में सूखी घास भी हवा में मौजूद नमी में उसके वजन का 40% हिस्सा सोख सकती है। हेम्सबॉक की कम पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इतना काफी होता है, और इस वजह से ये छोटे हिरणों के मुकाबले ज्यादा देर तक रेत के टीलों में रह सकते हैं। पार्क के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टीलों के मैदान फैले हैं, पूरे 800 किलोमीटर तक। इनकी रेत आयरन ऑक्साइड से घिरी होने की वजह से गहरा लाल रंग ले चुकी है। यहां पहाड़ियों पर सख्त घास उगती है, और कुछ जगहों पर घनी और मोटी परतों में उगती है। ये तो हेम्सबॉक जैसे जानवरों के लिए किसी दावत की तरह है, लेकिन ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। इसे कालाहारी सावा ग्रास कहा जाता है। इसकी नई कोपलें जल्दी ही सख्त हो जाती हैं और एक एसिडिक सब्सटेंस छोड़ती हैं, जो जानवरों को नापसंद होता है और उनकी त्वचा में जलन पैदा करता है। न खाई जा सकने वाली चीज का एक भरा पूरा समंदर, जो असल में एक धोखा है, किसी रेगिस्तान के मायाजाल जितना क्रूर। लेकिन कालाहारी के सारे पेड़ इतने भटकने वाले नहीं होते। पोषक तत्वों से भरे नदी किनारों पर कैमल थॉर्न सिर्फ घोंसलों का सहारा नहीं बनते। सबसे सूखे मौसम में ये बड़े बीजों वाली फली पैदा करते हैं। इनका चांदी जैसा खोल सूरज की तेज किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे स्प्रिंग बॉक्स की पूंछ, और इस तरह पानी का भाप बनना कम किया जाता है। टैनिन कम और प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से ये फली कालाहारी के कई जानवरों के लिए जरूरी खाना बन जाती है, और विल्डबीस्ट का ये झुंड इस दावत का भरपूर फायदा उठा रहा है। इन सख्त खोल वाले बीजों को अंकुरित होने के लिए जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरना जरूरी होता है, जहां एंजाइम इनके बाहरी खोल को तोड़ देते हैं। इसके बाद ये बीज विल्डबीस्ट के जरिए फैलाए जाते हैं। ये उस पेड़ की दी हुई पोषण की दावत का भुगतान है। दिन के ठंडे हिस्से में ये झुंड नदी के सूखे किनारे में आकर धूप सेंकता है। जब कई आंखें निगरानी कर रही हों, तब ये जानवर थोड़ा सुकून से लेट सकते हैं। लेकिन नौसौब नदी के किनारे पर मौजूद एक झुंड के लिए आज का दिन बिल्कुल अलग होने वाला है। चीता परिवार सुबह से ही 5 सदस्यों के लायक शिकार की तलाश में घूमता फिर रहा है, और अब उनकी नजर विल्डबीस्ट के झुंड पर है। दिन का शिकार शुरू होने वाला है। बिल्लियां खुद को छुपाते हुए धीरे धीरे पास पहुंच रही है। और अचानक दौड़ शुरू हो जाती है।
हड़बड़ाए झुंड में एक बछड़े को चोट लग जाती है। चीते उसे घेर लेते हैं, लेकिन बछड़े की तेजी से वो थोड़े सतर्क हो जाते हैं। 5 के मुकाबले 1, ये छोटा विल्डबीस्ट अब शायद जिंदा न बचे। लेकिन इन चीतों को अभी उतना तजुर्बा नहीं है और बछड़ा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे मारे। दौड़ भाग से थक चुके चीते अब अपनी ताकत वापस पाने के लिए छांव में चले जाते हैं और बछड़े को बच निकलने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन ये इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हर विल्डबीस्ट अपनी जान बचाने में लगा है। घायल बछड़ा अकेले छोड़ दिया गया है। मुश्किल से अपने शरीर का बोझ संभालते हुए वो अपनी ओर बढ़ते खतरे पर नजर रखे हुए है। वो हर हरकत का जवाब देता है जैसे एक डरावने डांस में शामिल हो। आखिरकार शिकारी और शिकार दोनों थकावट से बेहाल होने लगते हैं। इस लंबे संघर्ष का अंत सबसे अजीब तरीके से होता है। चीते शिकार छोड़ देते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता। बछड़े की हार नहीं मानने की जिद और हिम्मत ने उसे कुछ और वक्त दे दिया है। इस बात की एक और मिसाल कि अनिश्चितताओं से भरी इस धरती पर कोई भी नतीजा पक्का नहीं होता। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, खतरे का एक नया दौर शुरू हो सकता है। शेरों की मौजूदगी में यह बछड़ा सुबह तक जिंदा रह गया तो किस्मत वाला कहलाएगा। सुबह होते ही कालाहारी के स्प्रिंगबॉक दिन की शुरुआती घड़ियों का पूरा फायदा उठाते हैं। बारिश के बाद जब घास उगती है तो ये उसी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन सूखे और बंजर सर्दियों के मौसम में सीमित रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए उन्होंने खुद को ढाल लिया है। और कभी कभी ये जरूरी चीजें उन्हें एक अनोखी जगह से मिलती हैं। अवाब नदी किनारों की सूखी रेत के नीचे ये हिरण जमीन खोदकर छुपी हुई जड़ें ढूंढते हैं और उन्हें बड़ी सफाई से अपने होठों से उखाड़ लेते हैं। अपनी डाइट में बदलाव लाकर स्प्रिंगबॉक इतना पोषण पा लेते हैं कि अपनी जिंदगी सामान्य रूप से चलाते रहें, चाहे हालात जैसे भी हों। और इन मुश्किल दिनों में भी नर स्प्रिंगबॉक का ध्यान अभी भी वर्चस्व और मिलन की इच्छा पर टिका हुआ है।
ये नर आसपास की मादाओं के पास जाता है, एक एक कर उन्हें सूंघता है ताकि वो समझ सके कि कोई तैयार है या नहीं, लेकिन वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। मेटिंग का छोटा सा समय यानी रट का मौसम महीनों पहले बारिश के बाद ही बीत चुका है, जब पूरा झुंड सबसे बेहतर हालात में था। अब मादाओं को नरों की इस चाहत में कोई दिलचस्पी नहीं। युवा नर फिर भी एक दूसरे को जरूर परखेंगे, लेकिन इनकी टक्कर में वो तेजी नहीं होती जो झुंड के पूरी तरह सेहतमंद होने पर दिखाई देती है। जहां स्प्रिंगबॉक दिन की शुरुआत में ही निकल पड़ते हैं, वहीं कालाहारी की एक और मशहूर प्रजाति थोड़ी देर से जागती है। मियाकैट्स का एक परिवार। ये झुंड बिल से बाहर निकलने से पहले बहुत सावधानी बरतता है। ये चारों तरफ खतरे की तलाश में नजर दौड़ाते हैं और ये जरूरी भी है। इनके साथ इनके बच्चे भी हैं। सोशिएबल वीवर की तरह मियाकैट भी इस सख्त माहौल से बचने के लिए साथ मिलकर खुद को इंसुलेट करते हैं। लेकिन ये ऊंचाई पर घर बनाने के बजाय जमीन के नीचे घर बनाते हैं। और यहां सिर्फ वही नहीं रहते, इनके साथ इनके बिलों में रहते हैं येलो मंगूस। लेकिन जब खाने की बात आती है तो ये ज्यादा इंतजार नहीं करते और सबसे पहले कीड़ों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हीं के पीछे पीछे मियाकैट्स भी धीरे धीरे बाहर आते हैं। रास्ते में उन्हें मिलते हैं उनके दूसरे पड़ोसी ग्राउंड स्क्विरल्स। ये भी परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें मां बड़ी होशियारी से निगरानी करती है। बाकियों के उलट स्क्विरल्स ज्यादातर पौधों पर निर्भर रहते हैं और बीज वगैरह कुतरते रहते हैं मजे से। ये तीनों सामाजिक प्रजातियां एक दूसरे के साथ खुशी से अपना इलाका बांटती हैं, लेकिन अपनी ही प्रजाति के बाहरी लोगों के सख्ती से खुद की हिफाजत करती हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, हर कोई अपने अपने ढंग से आसपास मिल रही चीजों का इस्तेमाल करता है। मंगूस और स्क्विरल्स खाने की तलाश में अकेले निकल जाते हैं, लेकिन मियाकैट्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हुए आखिरी पल तक। जब मियाकैट्स का दिन अभी शुरू ही हुआ है, कालाहारी के कुछ और जमीनी बाशिंदे वापस जमीन के नीचे लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ये केप फॉक्स सर्दी की पूरी ठंडी रात अकेले शिकार करते हुए बिताता है, अपने पसंदीदा शिकार यानी चूहों को खोद कर ढूंढते हुए। अब वो सुबह की हल्की धूप का थोड़ा मजा ले रहा है, फिर अपने बिल में जाकर सो जाएगा, उसी जगह जहां गर्मियों की शुरुआत में वो अपने बच्चों को पालने वाला है। सिर्फ 5 किलो वजन के साथ केप फॉक्स साउथ अफ्रीका का सबसे छोटा कुत्ते जैसा जानवर है। ये यहां रहने वाला अकेला असली फॉक्स है और इसी इलाके में पाया जाता है। लेकिन ये छोटा शिकारी बड़े शिकारी जानवरों के लिए एक आसान निशाना बन सकता है, इसलिए इसे वापस जमीन के नीचे अपने महफूज बिल में जाना जरूरी है। इसके बिल का दरवाजा बड़ी होशियारी से कालाहारी की सख्त झाड़ियों की डालियों के नीचे छुपा होता है। ये पौधे भी उन जानवरों की तरह ही माहौल के हिसाब से ढल गए हैं जो इन्हें खाते हैं। जैसे कि ट्री थॉर्न,
जिसका नाम उसके बढ़ने की अनोखी स्टाइल की वजह से पड़ा है, जिसमें ये हर बार 3-3 शाखाओं में बढ़ता है। या फिर ब्लैक हुक, जिसके नाम की वजह है उसके काले और तेज कांटे। यहां जिंदा रहने के लिए इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी और पतली होती हैं, ताकि पानी भाप बनकर उड़ जाने का नुकसान कम से कम हो। और साथ ही ये कांटे जानवरों से बचाव के लिए होते हैं, ताकि कोई इन्हें ज्यादा मात्रा में न खा सके। छोटे पौधों की तरह कैमल थॉर्न के लिए भी कांटे जिंदगी की गारंटी हैं। ये छोटा पेड़ धीरे धीरे बढ़कर पीछे खड़े पेड़ जैसा एक विशाल रूप ले लेगा, और तब ये कालाहारी के परिंदों के लिए एक और अहम काम करेगा। उन्हें बैठने और रुकने के लिए मजबूत शाखाएं देगा। रेड हेडेड फिंचेस का साइज उतना ही होता है जितना सोशिएबल वीवर्स का। ये दाना खाने वाले परिंदे सैकड़ों की तादाद में झुंड बनाते हैं। कालाहारी की बहुत सारी प्रजातियों के उलट इन्हें अक्सर पानी पीना पड़ता है, इसलिए ये पाक के कुछ ही बचे हुए पानी के जरियों के पास जमा हो जाते हैं। लेकिन ये शिकारी परिंदों का आसान शिकार भी हैं, इसलिए ये जमीन पर ज्यादा देर टिकने की हिम्मत नहीं करते। झटपट 2 घूंट पानी लेते हैं और फिर कैमल थॉर्न की शाखाओं में छुप जाते हैं। लेकिन कैमल थॉर्न का जितना फायदा इन परिंदों को मिलता है, उतना ही फायदा उन शिकारी परिंदों को भी होता है जो इन्हें पकड़ते हैं। कालाहारी में शिकारी परिंदों की भरमार है। ये सदर्न पेल चैंटिंग गोसहॉक छोटे परिंदों का शिकार करता है, जैसे कि वीवर्स और फिंचेस, लेकिन इसका सबसे पसंदीदा शिकार होते हैं छोटे स्तनपायी जानवर। अभी ये अपने ताजा शिकार को कैमल थॉर्न की शाखाओं पर बैठकर खा रहा है। कालाहारी के नदी किनारे गोसहॉक के लिए एकदम सही इलाका है। खुली जमीन पर चूहे आसानी से नजर आ जाते हैं और कैमल थॉर्न्स की शाखाएं इसे ऊंचाई दे देती हैं कि जहां से ये अपने शिकार पर बिजली की तरह झपटता है। और जब चूहे मिलना कम हो जाते हैं, तब भी ये भूखा नहीं मरता, क्योंकि हर किलोमीटर में लगभग 80 सोशिएबल वीवर्स होते हैं। खाना पूरा मिल जाने के बाद ये पेड़ का एक और इस्तेमाल करता है। अपनी नुकीली चोंच को उसकी खुरदरी छाल से रगड़कर साफ करता है। लेकिन गोसहॉक ही अकेला शिकारी नहीं है जो कैमल थॉर्न पर निर्भर करता है। जैसे इसकी शाखाएं इस शिकारी परिंदे के लिए उड़ान भरने का मंच हैं, वैसे ही ये कालाहारी की एक और बिल्ली प्रजाति के लिए आराम करने की पसंदीदा जगह है। लेकिन ये छोटा शिकारी अपने इस जंगली माहौल में थोड़ा अजीब भी लगता है। अफ्रीकन वाइल्ड कैट को देखकर लगता है जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। ये ज्यादातर रात में एक्टिव रहती है। दिन का ज्यादातर हिस्सा ये इन्हीं पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हुए गुजारती है। इसके धारीदार पैर पेड़ की मुड़ी तुड़ी छाल में ऐसे छुप जाते हैं जैसे उसी का कोई हिस्सा हो। करीब 5 किलो वजन की ये बिल्ली किसी आम घरेलू बिल्ली जैसी दिखती है। बस इसके लंबे पैर और कानों के पीछे हल्का सुनहरा रंग इसे अलग करता है। ऐसी ही बिल्लियां लगभग 6000 साल पहले प्राचीन इजिप्ट में सबसे पहले पाली गई थीं, चूहों की आबादी पर काबू पाने के लिए। और अपने पूर्वजों की तरह ही इस जंगली बिल्ली का सबसे पसंदीदा शिकार हैं चूहे।
चूहों की भरमार की वजह से ये सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहकर भी अपना पेट आराम से भर सकती है। केप फॉक्स के उलट ये बिल्ली दिन में जमीन से ऊपर कैमल थॉर्न की छांव में खुद को महफूज मांगती है। इसकी जानी पहचानी शक्ल और इस जंगली माहौल के बीच इसका होना एक और बार याद दिलाता है कि इस अनप्रेडिक्टेबल धरती पर कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। एक अच्छी सी ग्रूमिंग के बाद अफ्रीकन वाइल्ड कैट पूरे गर्म दिन की नींद लेने के लिए बैठ जाती है और यहां ये तब तक रहेगी जब तक शाम नहीं हो जाती, जब वो शिकार पर निकलेगी और रात में घूमने वाले बड़े शिकारियों की कतार में शामिल हो जाएगी। कालाहारी ट्रांस फ्रंटियर पार्क के बीच से रास्ता बनाने वाले ये सूखे नदी के तले इस सख्त धरती पर जिंदगी की एक पनाह है। यहां सदियों से ऊंचे पेड़ उगते आ रहे हैं जो जिंदगी को पनपने के लिए सहारा और आकार दोनों देते हैं। इस प्यासे और सख्त इलाके में जीना मुश्किल जरूर है, लेकिन यहां के जानवर इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कभी कामयाबी के साथ तो कभी हार के बावजूद ये हर बार नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। कभी साथ मिलकर तो कभी अकेले दम पर इस बड़े पार्क की जिंदगी की लगातार चलती लय में ये अपनी जगह बना लेते हैं और मिलकर ये सभी जानवर कालाहारी के इस विशाल जंगल को एक जिंदा और रंगीन कहानी में बदल देते हैं।